हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में ये देखा कि वैद्युत स्थैतिकी के अंतर्गत वैद्युत आवेश पढ़ लिया। वैद्युत आवेश के बाद आवेश के प्रकार पढ़ा, आवेश के गुण पढ़ लिया। अब हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कूलाम के नियम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है बच्चों। देखिए, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कूलम्स लॉ। कूलम का नियम ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1785 ईस्वी में दो चार्जेज के बीच लगने वाले बल के परिमाणात्मक अध्ययन किया प्रैक्टिकली, और उन्होंने एक नियम बनाया। मान लीजिए दो आवेश हैं। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2। ये दोनों आवेश एयर में आर सेपरेशन के अंतर्गत रखे गए हैं। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज आर डिस्टेंस है। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे इसके बारे में जानिए। ये बल F, फोर्स F, दो चार्जेज हैं Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है। इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल F इज प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती। दोनों आवेशों की मात्राएं Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो बच्चों, जब 1 यानी 1 के बटे में लिख दिया तो इसको अब यूनिवर्सली कहेंगे। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², अथवा F व्युत्क्रमानुपाती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? 1/r²। यहाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपात में हो गया, ये बल हुआ। मतलब ये कहने का कि दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के सीधे अनुपात में है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में, 1 के बटे का मतलब व्युत्क्रम अनुपात हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकली पाया कूलाम ने। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि दो चार्जेज हैं, तो दो चार्जेज के बीच लगने वाला वैद्युत बल बच्चों दो प्रकार का होता है। बताया मैंने पिछले ही वीडियो में अपने कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, उसको सीधे वैद्युत बल कहेंगे। उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों रिलेशंस को, दोनों संबंधों को अगर इकट्ठा करके लिख दिया जाए तो F, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r², और F इज इक्वल टू
देखो बच्चों, जब फिजिक्स में जहां साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी समानुपात का निशान होता है, समानुपात के निशान को जब हटा करके इक्वलिटी माने समानता का निशान लगाया जाता है, तो वहां पर एक कांस्टेंट लिखा जाता है। तो यहाँ समानुपातिक नियतांक के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये लिख दिया गया। इस कांस्टेंट के को और सुविधानुसार इस प्रकार लिखा जाएगा, RF इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल के। देखो बच्चों, यहाँ जो समानुपातिक नियतांक स्मॉल के लिया गया था, यहाँ कैपिटल के लिख दिया गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस नियतांक में कुछ अलग अलग नियतांक भी हैं, जैसे एप्सिलॉन जीरो बच्चों, इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितना होती है? ये होता है लगभग 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू हुई। अब हमको जरूरत पड़ी यूनिट लिखने की, मात्रक लिखने की। तो एप्सिलॉन जीरो का देखो बच्चों मात्रक लिखना है, तो एप्सिलॉन जीरो को राइट साइड से लेफ्ट साइड में कर देंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर माने हर में है, हर से अंश में आ गया। तो जब अंश में आ गया तो ऊपर हो गया, और ये बल नीचे आ गया, फोर्स। तो Q1 Q2 माने कहने का, जब एप्सिलॉन जीरो इधर आया बाएं साइड में, तो एप्सिलॉन जीरो ऊपर हो गया। अब इसकी यूनिट देखिए, Q1 Q2 बटे F इंटू R स्क्वायर आएगा। तो Q1 और Q2 की यूनिट क्या लिखेंगे? कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बल की यूनिट न्यूटन और दूरी की यूनिट मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर दूरी का वर्ग है, इसलिए मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता हुई। के कैपिटल के जो है, इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। एयर यानी हवा अथवा निर्वात, फॉर वैक्यूम और एयर, इस कैपिटल के की वैल्यू 1 होती है। शेष अन्य माध्यमों, जैसे दोनों आवेश के बीच पानी भरा हो, तेल भरा है, ग्रीस भरा है, मोम भरा है, इस तरह से अलग अलग माध्यमों के लिए इस कैपिटल के की वैल्यू 1 से अधिक। और अगर दोनों आवेश हवा में है या निर्वात में है, तो उसके लिए के का मान 1 होता है। वायु के लिए के का मान 1, वायु के लिए के बराबर 1। वायु या निर्वात दोनों की केस में के की वैल्यू 1 होती है। और एक बात आती है, 1/4 एप्सिलॉन जीरो की इकट्ठे वैल्यू, 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान 9 इंटू 10⁻9। देखो बच्चों, अब 1/4 एप्सिलॉन जीरो की यूनिट हमको लिखना है, तो ये सारी राशि को यही हम कंसीडर करेंगे। ये फोर्स और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। Q1 Q2 की यूनिट नीचे चली आएगी, तो ये आया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर।
एप्सिलॉन जीरो की यूनिट में जो यहाँ पर यूनिट लिखी गई है और 1/4 एप्सिलॉन जीरो की जो यूनिट है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, उल्टा हैं। इसमें न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नीचे है, इसमें न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ऊपर है। इसमें कूलाम स्क्वायर ऊपर है तो इसमें कूलाम स्क्वायर नीचे है। इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार से बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बना, ये इक्वेशन नंबर 1 कूलाम के नियम का। दो चार्जेज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर अगर स्थित हैं, रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल 1/4 एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम का नियम है। मान लीजिए एक एग्जांपल, दो चार्जेज हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 मीटर के सेपरेशन पर रखे गए हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये दोनों प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। कितना बल लगेगा, इसकी अगर हमको कैलकुलेशन करनी हो तो देखिए F इक्वल टू, इस फार्मूले से सीधे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एयर में रखे गए हैं तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो के जीरो की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ही दूसरे का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बटे r, 1 मीटर का वर्ग एक ही आएगा। तो ये इसका कैलकुलेशन करके अगर चार्जेज कूलाम में लिखे गए हैं और डिस्टेंस मीटर में लिखी गई है तो इसकी वैल्यू न्यूटन में आ जाएगी। और बच्चों एक बात और ध्यान देना है, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग गुणा करके। एक बात यहाँ ध्यान देना है कि बल जो लगा वैद्युत वो किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर दोनों चार्जेज सेम टाइप के हैं, एक ही प्रकार के हैं, तो वे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, माने दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के एलांग, इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन यही है। मान लीजिए पहला चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज पॉइंट B पर रखा गया है Q2, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा AB हुई। अब जो फोर्स लगेगा वो लाइन AB के ही एलांग लगेगा। अगर दोनों चार्जेज सेम टाइप के हैं तो वे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, माने Q1 पर बल आउटसाइड डायरेक्शन में लगेगा, Q2 पर भी बल आउटसाइड, ये रिपल्सिव फोर्स लग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों चार्जेस सेम टाइप के हैं, समान प्रकार के हैं, तो दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के एलांग आउटसाइड डायरेक्शन में। इनमें से अगर किसी एक की प्रकृति भिन्न है, मान लीजिए एक प्लस है दूसरा माइनस है, तब क्या होगा, तब यही फोर्स की वैल्यू उतना ही रहेगी, फोर्स की वैल्यू वही रहेगी। देख रहे हैं ना, यहाँ हम साइन नहीं लिख रहे हैं चार्ज की, केवल क्वांटिटी, केवल मात्रा लिख रहे हैं। उस टाइम में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हो जाए और एक प्रोटॉन हो जाए, आवेशों का नेचर अलग अलग हो गया, तब क्या होगा, तब ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तब भी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के एलांग इनवर्ड माने अंदर की ओर बल लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको हम और डिटेल में कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। उसको देखिए थोड़ा सा, वेक्टर फॉर्म।
कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स के लॉ का वेक्टर फॉर्म देखिए। देखो बच्चों, जैसा आप लोग पहले ही जानते हैं कि बल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो बल में डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। अभी जो हम लोगों ने सीखा कूलाम का नियम, उसमें केवल बल की क्वांटिटी यानी परिमाण बता रहा था, उसमें डायरेक्शन का कोई भी बोध नहीं हो रहा था। जो इक्वेशन आपने अभी पढ़ा, F = 1/4 πε0 के Q1 Q2/r², उस समीकरण से बल की केवल मात्रा पता चल रही थी, डायरेक्शन का उसमें कोई भी जिक्र नहीं था। अब देखिए, मान लीजिए दो चार्जेज हैं। पहला चार्ज ये Q1, दूसरा चार्ज Q2। किसी निर्देशांक निकाय यानी मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ये मूल बिंदु O, इनके पोजीशन वेक्टर, जो चार्ज Q1 पर है उसका पोजीशन वेक्टर R1, ये वेक्टर R1 हुआ। चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। ये दो चार्जेज हैं मूल बिंदु O के सापेक्ष, इनके पोजीशन वेक्टर यानी स्थिर सदिश वेक्टर R1, वेक्टर R1 है, और Q2 का स्थिर सदिश पोजीशन वेक्टर R2 है। अब चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा F12, ये वेक्टर लगा दिया, देख रहे हैं। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, F12 से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल F12। यहां देखिए 1/4 πε0। अगर दोनों चार्जेस एयर में रखे हैं तो यहाँ कैपिटल के की वैल्यू 1 हो गई, Q1 × Q2/r। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, देखिए जो बल लगेगा बच्चों, ये लाइन हुई, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के एलांग बल लगेगा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम परिमाण में R माने, मैग्नीट्यूड में, तो इसको लिखेंगे R12, वेक्टर R12 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, इसका स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये वेक्टर मिल जाएगा। यहां तक जो क्वांटिटी लिखी गई है उसमें केवल परिमाण पता चल रहा है, इनटू यूनिट वेक्टर R12, जहां यूनिट वेक्टर R12 क्या बता रहा है, जहां यूनिट वेक्टर R12, देखिए ये बल इधर लगेगा बच्चों। देखिए बल को हम ऐसे दर्शा देते हैं, पहले चार्ज पर दूसरे के कारण लगने वाला बल F12, ये इधर हुआ F12।
तो इस डायरेक्शन में R12 के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू 1 जहां यूनिट वेक्टर R12 क्या बता रहा था मैं कि यूनिट वेक्टर R12 क्या है, दूसरे से पहले की ओर, दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की ओर यूनिट वेक्टर। तो जहां यूनिट वेक्टर R12 ये है क्या, दूसरे सदिश से, दूसरे सदिश कहें या चार्ज से, दूसरे आवेश से पहले की ओर, दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। तो बच्चों आपने देखा कि यूनिट वेक्टर R12 से गुणा कर दिया गया जब, तो ये पूरी राशि वेक्टर बन गई, सदिश बन गई। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी डायरेक्शन में, जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस के एलांग आपको अगर 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के एलांग 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर आई माना जाता है। तो 5 मैग्नीट्यूड वाला अगर आपको चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे, 5i। 5 तो मैग्नीट्यूड हो गया, i मीन्स एक्स एक्सिस के एलांग 1 परिमाण वाले वेक्टर से मैग्नीट्यूड से गुणा कर दिया गया आपको। तो यहाँ देखिए पहले चार्ज पर दूसरे के कारण फोर्स तो इधर लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, चूंकि दोनों चार्जेस सेम टाइप के लिए गए, दोनों धनात्मक लिए गए हैं। तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 मिला 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन R12, माने दूसरे से पहले की ओर जाने वाला एकांक सदिश, ये मिला यूनिट वेक्टर R12। ये डायरेक्शन देख रहे हैं, यूनिट वेक्टर R12 दूसरे से पहले की ओर इस डायरेक्शन में। तो फोर्स की वैल्यू जिधर यूनिट वेक्टर है उधर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में। तो इसमें डायरेक्शन अब समाहित हो गया। यहां से यहां तक जो वैल्यू लिखी गई है वो केवल परिमाण बताती है। इसी यूनिट वेक्टर R12 से माने पहले की ओर दूसरे से जाने वाला, यहां से दूसरे सदिश से या दूसरे चार्ज से पहले की ओर जाने वाला एकांक सदिश से गुणा कर दिया गया। इसी प्रकार हम दूसरे चार्ज पर देखिए, इसी प्रकार अगर हम दूसरे चार्ज पर पहले के कारण बल निकालना चाहें तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, वेक्टर F21, वेक्टर F21 माने दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इसका भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R21। जैसे यहाँ 12 लिखे थे तो यहाँ क्या लिखेंगे, R21, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। R21 क्या है, 1 से 2 की ओर, माने Q1 से Q2 की ओर जाने वाला एकांक सदिश। यहाँ देखिए बच्चों, हम यहाँ लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर R21 दूसरे की ओर पहले के द्वारा, देख रहे हैं ना, दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज की से जाने वाला सदिश, दूसरे चार्ज की ओर पहले चार्ज से जाने वाला सदिश इधर हुआ तो ये फोर्स इधर आया F21। तो ये स्पष्ट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इक्वेशन नंबर 2 और 1 से ये स्पष्ट है
F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये न्यूटन के तीसरे नियम की ओर इंगित करता है कि जब दोनों चार्जेस समान प्रकार के हैं तो पहले चार्ज पर दूसरे के द्वारा लगाया गया बल दूसरे पर पहले के द्वारा लगाए गए बल के परिमाण के ठीक बराबर किंतु दिशा में अपोजिट होता है। तो ये बच्चों कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप था। इसके बाद अब बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल, जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।